हेलो एवरीवन। अभी इससे पहले वाले क्लास में हम लोग मॉसबी का सॉल्यूशन देख रहे थे। अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं मॉसबी के, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के थे। अभी जो उसको आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोग को नॉट सेट 6 में। और बट ये जो क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे प्रीवियस एग्ज़ाम में आते हैं और आए हुए हैं और फ्यूचर में भी आएंगे, ये वाले क्वेश्चंस, ये भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बेस्ड ही क्वेश्चन है, उसी के क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ही क्वेश्चन है। बट ये इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस वन लाइनर हैं, जो कि KGMU में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और साथ साथ नॉट सेट में भी, क्योंकि आप लोगों को पता है नॉट सेट में ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही लेंदी आता है, कुछ क्वेश्चन उसमें लेंदी भी आते हैं जो कि जो मॉसबी और एनक्लेक्स पढ़ने से सोल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन वन लाइनर भी होते हैं, ठीक है। तो इससे इस वाले सीरीज से आपको दोनों में बेनिफिट मिलेगी और मॉसबी से आपका प्रॉपर जो स्किल बेस्ड जो कंसेप्ट बिल्डअप होगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी। बोल रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि क्या परसेंटेज रहेगा जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी का परसेंटेज पूछा है जो कि वाटर का। तो इसमें बेसिकली इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, ऑप्शन बी, यानी 60%। और इसमें 2-3 क्वेश्चन इसमें और ऐड किया जाए अगर, तो ओल्डर एडल्ट में बोलें या फिर जो ओल्ड लोग में अगर बोला जाए, बूढ़े लोग में, इसमें कितना परसेंटेज होता है, उसमें 55% उन लोग की वाटर का परसेंटेज होता है ओल्डर एडल्ट में। और अगर इन्फेंट की बात किया जाए, इन्फेंट या फिर चिल्ड्रन इन्फेंट की अगर बात किया जाए, तो इन्फेंट के बॉडी में ज़्यादातर फ्लूइड का ही मात्रा होता है जो कि अप्रॉक्स 80% होता है। तो आप लोग का एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आप लोग का सामने निकल के आ गया। पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका एडल्ट में अगर पूछे तो 60%, ओल्डर एडल्ट यानी ओल्ड एज में अगर पूछे तो 55%, और अगर इन्फेंट में पूछे तो आपका 80%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, स्किन टर्गर टेस्ट इज़ यूज टू एसेस। स्किन टर्गर टेस्ट जो होता है, बेसिकली स्किन को पिंच करने के बाद उसको टेस्ट को किया जाता है, पिंच करके उसको छोड़ा जाता है। अगर हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर रहता है तो जल्दी वो रिवर्ट बैक हो जाता है, बट अगर हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर नहीं रहेगा तो उसको रिवर्ट बैक होने में थोड़ा सा डिले होता है, टाइम टेकिंग, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका इमेज भी हम लोग देखेंगे बट इस क्वेश्चन के करने के बाद। तो बोल रहा है कि स्किन टर्गर टेस्ट इज़ यूज टू एसेस। स्किन टर्गर टेस्ट जो है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, किस चीज़ को एसेस करने के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, हाइड्रेशन स्टेटस। तो इसका आंसर तो यही है कि स्किन टर्गर टेस्ट हाइड्रेशन स्टेटस को देखने के लिए, जानने के लिए ये चीज़ किया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है लेवल ऑफ पेन। देखिए लेवल ऑफ पेन के लिए तो ये चीज़ नहीं होता है, क्योंकि पेन को एसेस करने के लिए जो होता है बेसिकली न्यूमेरिक रेटिंग स्केल जो होता है, जो कि 0 अगर लेवल पे आता है, 0 लेवल पे आता है उसको तो नो पेन बोला जाता है। कोई पेन नहीं है तो उसको 0 दिया जाता है, जो कि न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल जो होता है उसमें। अगर 5 पे आता है तो मॉडरेट बोला जाता है, इसको मॉडरेट बोला जाता है। और अगर 10 पे आता है, अगर 10 उसका स्केल पे रेटिंग आता है तो उसको वर्स्ट बोला जाता है। तो इससे हाइड्रेशन लेवल से इसका स्किन टर्गर से लेवल ऑफ पेन नहीं एसेस किया जाता है, जो कि ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए आपका GCS ग्लासकोमा स्केल का यूज लिया जाता है। तो ये तो यहाँ बात हो रहा था स्किन टर्गर के लिए, ये भी, इसीलिए ये भी आंसर कट ऑफ हो जाएगा और इन्फेक्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। तो हम लोग का पहला ही ऑप्शन था जो करेक्ट था, हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करने के लिए स्किन टर्गर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉज करता है वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। बोल रहा है कौन सा, किस टाइप का जो सॉल्यूशन जो है जो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, जो कि सेल से प्लाज्मा में। एक चीज़ को ये ध्यान देने वाला है कि फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा, यानी सेल से प्लाज्मा में जाएगा, कौन किस टाइप के सॉल्यूशन में। तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है अल्कालीन। अल्कालीन का मतलब डायरेक्टली इसका मतलब अल्कालीन सॉल्यूशन जो होता है कि अगर उसका pH जो रहेगा 7 से अगर ज़्यादा रहेगा, 7 से अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको अल्कालीन सॉल्यूशन बोला जाता है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, जो कि इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा ये। उसके बाद बोल रहा है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है ये क्या होता है, इसका लेवल इक्वल होता है, बराबर होता है, जितना बॉडी के फ्लूइड जो रहते हैं उतना ही, वैसा ही अगर सॉल्यूशन अगर की बात किया जाए, सेम उसका कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात किया जाए तो वो होता है क्या, आइसोटोनिक, जो कि ये भी नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि शिफ्ट करेगा।
बट इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और हाइपोटोनिक यानी अगर सपोज दैट अगर प्लाज्मा का जो लेवल है, बॉडी फ्लूइड का अगर जो लेवल है उससे अगर कम रहेगा उसका कंसंट्रेशन तो उसको हाइपोटोनिक बोला जाता है। और हाइपरटोनिक यानी उसका कंसंट्रेशन उससे भी ज़्यादा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोला जाता है। जो कि हम लोग का आंसर यही है जो कि हाइपरटोनिक है, क्योंकि यही क्या करेगा, सेल से सेल का जो फ्लूइड है वो शिफ्ट कराएगा किस में, प्लाज्मा में। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक डायग्राम हम आप लोग को बना के समझा देते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत बार यूज होता है और इस कंसेप्ट को आप लोग समझ लीजिएगा तो ईजिली हो जाएगा क्लियर। ये देखिए सपोज दैट मान लेते हैं कि ये है, इधर सपोज दैट मान लिया यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या है, लो है। और यहाँ पे क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, हाई वाटर कंसंट्रेशन रहेगा, हाई वाटर कंसंट्रेशन रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ का जो, और इधर मान लेते हैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे अगर इंक्रीज रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, वाटर का कंसंट्रेशन जो रहेगा लो रहेगा, वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या रहेगा, लो रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि इधर का फ्लूइड जो होगा, इधर का फ्लूइड इधर शिफ्ट होगा। यानी जहाँ पे भी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, यानी सपोज दैट यहाँ पे कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है लेकिन कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे फ्लूइड क्या हो जाएगा, फ्लूइड क्या रहेगा, कम रहेगा। इसीलिए क्या होगा कि जहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा है लेकिन कंसंट्रेशन कम है, इधर से क्या करेगा, फ्लूइड इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि कौन से किस वाले में जो है फ्लूइड जो है शिफ्ट होगा सेल से प्लाज्मा में। तो सपोज दैट हाइपरटोनिक हम लोग देख रहे थे हाइपरटोनिक के बारे में। यहाँ पे अब इसका आंसर जो है हाइपरटोनिक है। और हाइपरटोनिक क्यों है, इसका एक ही रीज़न है, हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहता है बट वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम रहता है। तो जो चीज़ कम रहेगा वो चीज़ ये क्या करेगा, डिमांड करेगा या खींचेगा। तो यहाँ पे इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए क्या करेगा, अगर सेल से जो है, सेल से वाटर इसमें शिफ्ट होगा। तो वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शिफ्ट करेगा क्या, शिफ्ट फ्रॉम सेल से सेल टू प्लाज्मा, यानी सेल से प्लाज्मा में आएगा। सपोज दैट अगर हाइपरटोनिक अगर सॉल्यूशन आपने दे दिया तो क्या होगा कि सेल से जो फ्लूइड जो रहेगा, सेल वाला फ्लूइड आ जाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, यानी प्लाज्मा में आ जाएगा। सपोज दैट मान लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन का तो आप लोग एग्जांपल मालूम होगा कि एनएस अगर 0.9% अगर है, एनएस अगर यूज किया जाता है तो क्या रहता है, वो हो जाता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर एनएस अगर उससे ज़्यादा यूज कर लिए तो क्या हो जाएगा, आपका हाइपरटोनिक हो जाएगा। अगर एनएस अगर मान लेते हैं 0.45 अगर यूज कर लेते हैं तो वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो अगर सपोज दैट अगर हाइपरटोनिक कोई भी अगर आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपको सपोज दैट D25% आप लोग सॉल्यूशन यूज किए, तो ये क्या है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हाइपरटोनिक का मतलब बेसिकली इतना ही होता है कि उसमें जो कंसंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, यानी जो सोलवेंट जो रहेगा, सोलवेंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है, यानी सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा, सोलवेंट कम रहेगा। इससे क्या होगा कि जो फ्लूइड जो होगा, इसमें जो सेल का जो फ्लूइड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड का मात्रा कम रहेगा और बट उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेल का जो फ्लूइड रहेगा वो भी इसमें आने लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सेल सिकुड़ जाएगा और ये यहाँ पे फ्लूइड यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि जो सेल से फ्लूइड शिफ्ट होगा किसमें, प्लाज्मा में, उसका एक ही एग्जांपल होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कोई भी अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप अगर पेशेंट को लगाते हैं, उससे क्या होगा, जो पेशेंट के जो सेल का जो फ्लूइड होगा डायरेक्टली किस में आ जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगा। इसका कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आप लोगों का डाउट क्लियर कर देंगे। बस एक ही कंसेप्ट आप समझिए, जो अगर आइसोटोनिक है यानी मतलब बॉडी का जो भी फ्लूइड है उसके बराबर रहता है, अगर वो आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी एनएस अगर 0.9% दे रहे हैं, या फिर आरएल भी अगर दे रहे हैं, आरएल भी क्या है, एनएस, ये जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ये अगर आप चढ़ा रहे हैं पेशेंट को तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, डायरेक्टली जितना बॉडी का कंसंट्रेशन, बॉडी के फ्लूइड का कंसंट्रेशन है सेम उतना ही रहता है आइसोटोनिक में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट वहीं अगर हाइपरटोनिक अगर दे रहे हैं तो हाइपरटोनिक का मतलब कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा रहेगा,
क्योंकि क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें ज़्यादा रहेगा और उसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन कम रहेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल से पानी को यानी फ्लूइड का जो है सेल का फ्लूइड यानी सेल का फ्लूइड इसमें क्या आ जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगा। और उसका जस्ट अपोजिट होता है हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक में क्या होता है, यानी इसका जो है इसका अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है ये कम रहता है। किसमें? हाइपोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहता है, लेकिन इसमें वाटर का जो कंसंट्रेशन जो रहता है H2O का जो कंसंट्रेशन रहता है क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। यानी इसमें हाइपोटोनिक वाले में पानी ज़्यादा रहता है। बस इतना अगर लोकल लैंग्वेज में आप समझे तो इतना समझना है आपको कि हाइपोटोनिक में क्या रहेगा, पानी का मात्रा ज़्यादा रहेगा। और ऑब्वियस बात है जहाँ पानी का मात्रा ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा, वो पानी दूसरे साइड में जाएगा। तो यानी ये क्या होगा, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे देंगे तो ये वाला पानी कहाँ चला जाएगा, सेल में चला जाएगा। सेल में चला जाएगा जो कि सेल का क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। सेल का यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। बट यहाँ वाले में क्या होता है, सेल का श्रिंकेज होता है। अगर हाइपोटोनिक की अगर हम बात करें और हाइपरटोनिक अगर सॉल्यूशन देंगे तो यहाँ पे सेल का क्या होगा, अगर ये सेल है तो श्रिंक हो जाएगा। ये श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक का मतलब होता है यही कि उसमें सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ से जो सेल वाला जो पानी कहाँ जा रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिए हैं, यानी वहाँ पे फ्लूइड कम था तो उसको फ्लूइड को फुलफिल करने के लिए ये ब्लड प्लाज्मा में सेल वाला फ्लूइड यहाँ आ जाएगा, इसके लिए सिकुड़ जाएगा। और हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में यानी इसमें पानी ज़्यादा है। बस नाम से ये हाइपो से कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट उल्टा है। हाइपो मतलब यहाँ पे पानी ज़्यादा है और कम क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे कम है, बट इसका जो वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। और हाइपरटोनिक में क्या होता है कि यहाँ पे पानी इसका यानी H2O क्या रहता है, कम रहता है, और इसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए इसमें अगर पानी कम है तो ये सेल से पानी लेगा, और इसमें पानी ज़्यादा है तो ये पानी किसको देगा, सेल को देगा। ठीक है, कंसेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आइसोटोनिक क्या है, आइसोटोनिक जो भी इक्वल रहता है, जो भी आपका जो प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है यानी आपके बॉडी सेल का जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहता है आइसोटोनिक वाले में। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई भी अगर पेशेंट आता है तो डायरेक्टली उसमें ऐसा नहीं है कि हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक नहीं लगाया जाता जब तक उसका पेशेंट का कंडीशन प्रॉपरली मालूम ना हो। तो इसीलिए जो एनएस जो होता है 0.9% एनएस जो आइसोटोनिक है, आरएल भी आइसोटोनिक है, तो ये सारे फ्लूइड जो होते हैं लगाया जाता है जब तक आपको पेशेंट का कंडीशन कम्प्लीटली पता ना हो तब तक। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। और जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Nurse is caring for an infant who has intractable or uncontrolled vomiting. Most important likely complication is। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो अनकंट्रोल्ड वोमिटिंग हो रहा है, सपोज डैट अनकंट्रोल्ड वोमिटिंग हो रहा है, मान लेते हैं कि ये जो स्टोमक जो है, स्टोमक से अगर मान लेते हैं वोमिटिंग हुए जा रहा है वोमिटिंग, यानी इसका पूरा कंटेंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी तो लॉस होगा। उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा। इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा यानी जो भी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो भी तो बाहर निकलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, और इसमें जो स्टोमक कंटेंट में जो एसिडिक कंटेंट रहता है वो भी निकलेगा बाहर। तो पूछ रहा है कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है क्या, एसिडोसिस होगा। अब इस बात है उसमें क्योंकि HCl ऑलरेडी पहले से बाहर निकल रहा है तो एसिडोसिस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो एसिड कंटेंट जो है तो HCl तो बाहर निकल जा रहा है तो इसीलिए एसिडोसिस नहीं होगा। ये ऑप्शन हटा दीजिए। नेक्स्ट है क्या, हाइपरकैलेमिया होगा। हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम का लेवल क्या ज़्यादा हो जाएगा, बट ऐसा भी नहीं कि पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेशियम भी क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऑब्वियस बात है जब इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है तो पोटेशियम का भी लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। हाइपोकैलेमिया होगा, ना कि हाइपरकैलेमिया। तो ये भी आप हटा सकते हैं। और अभी बात किया जाए अगर इसका जो नॉर्मल लेवल का पोटेशियम का अगर नॉर्मल लेवल की हम बात करें, और इसका हम नॉर्मल लेवल का बात करें इसका, तो ये लगभग 3.5 से लेकर के 5 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर के बराबर इसका नॉर्मल लेवल होता है पोटेशियम का। तो अगर 3.5 से अगर कम हो रहा है तो यानी हाइपोकैलेमिया, और 5 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो हाइपरकैलेमिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, क्योंकि ये इसका लॉस हो रहा है। पोटेशियम का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि वोमिटिंग के द्वारा जो भी इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे हाइपोकैलेमिया होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या हाइपरनेट्रीमिया होगा। तो अभी हम आपको बताया है कि हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा। और हाइपरनेट्रीमिया क्यों नहीं होगा, ये भी ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी है, इसमें बोला है कि क्या, अल्कलोसिस होगा। तो हाँ, अल्कलोसिस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मान लेते हैं कि इसमें एसिडोसिस तो नहीं होगा, क्योंकि ये
फ्लूइड का ये HCl का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे अल्कोलोसिस होगा। अल्कोलोसिस होने का एक और भी रीज़न है, क्या है कि यहाँ पे जो pH का लेवल क्या हो जाएगा, pH का लेवल बढ़ जाएगा, pH का लेवल बढ़ेगा और HCO3 का लेवल क्या होगा, HCO3 का लेवल भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे HCO3 का भी लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्कोलोसिस होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा। बोल रहा है कि प्लाज्मा का जो नॉर्मल लेवल की बात किया है इन्होंने, कि प्लाज्मा का क्या नॉर्मल सोडियम का क्या नॉर्मल लेवल आएगा। यहाँ पे सोडियम का नॉर्मल लेवल पूछा है, तो क्या 97 से लेकर 106 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, नहीं, इतना इसका नॉर्मल लेवल नहीं होता है। क्या इसका 135 से 145 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, हाँ, ये इसका आंसर यही है, क्योंकि ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, कि जो कि इसका जो नॉर्मल वैल्यू रटना ही पड़ता है, इसका कुछ भी लॉजिक इसमें काम नहीं करता है। जो कि आपका इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का जो नॉर्मल वैल्यू आप लोग को चाहिए कि एक बार उसको पढ़ करके याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ें आती है सामने, और इसमें कोई भी लॉजिक काम नहीं करता है, इसमें कोई भी समझने वाला कोई बात नहीं होता है। जो कि नॉर्मल वैल्यू है उसको तो रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, क्या ये नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है 3.5 से 5 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये इसका नहीं है, मतलब ये सोडियम का नॉर्मल लेवल नहीं है। ये आप क्या बोल सकते हैं, पोटेशियम का लेवल, आप पोटेशियम के लेवल के लगभग ये आया है, तो आप इसको पोटेशियम का लेवल मान सकते हैं कि सोडियम का लेवल नहीं है ये। क्या इसका बोल रहा है कि 14 से लेकर के 35 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि सोडियम का नॉर्मल लेवल इन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन डैट इज अप्रोप्रिएट व्हेन IV इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट। देखिए, बोल रहा है कि क्या जब IV इन्फ्यूजन जब इन्फिल्ट्रेट करेगा तो उसमें क्या कौन सा एक नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेगा जो कि अप्रोप्रिएट रहेगा, जो कि सही रहेगा। देखिए, कोई भी अगर इन्फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है इन्फ्यूजन का, तो उसमें क्या कर देना है डायरेक्टली, यानी इन्फिल्ट्रेशन मतलब लीक हो रहा है। जैसे मानते हैं कि आपने IV लगाया यहाँ से, और यहाँ से उसमें फ्लूइड जो भी सबक्यूटेनियस टिश्यू है, यानी अगर हैंड में है यहाँ पे, अगर आपने यहाँ डाल रखा है, तो यहाँ से सब फ्लूइड क्या हो रहा है, लीक हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपरली स्वेलिंग हो गया। तो इसको IV का इन्फिल्ट्रेशन बोला जाता है। अगर IV कैनुला लगाया है नहीं, अगर बिगो वगैरह लगाया है, तो यहाँ पे फ्लूइड का लीकेज इन्फिल्ट्रेशन हो गया। तो बोल रहा है कि कौन सा जो है ये सही है। बोल रहा है फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, पहला आप सबसे पहले आप क्या करेंगे। ये सब क्वेश्चंस बार बार आते हैं, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि इन्फिल्ट्रेशन हो गया तो क्या करेंगे, उसका दूसरा स्टेप क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि क्या एलिवेट करेंगे साइट को। बोल रहा है कि क्या एलिवेट करेंगे साइट को, हाँ, एलिवेट तो करते हैं, लेकिन पहले एलिवेट नहीं करते हैं। ये भी होता है इसका ऑप्शन में, मतलब इसका जो प्रोसीजर किया जाता है ये भी होता है, एलिवेट किया जाता है साइड को, यानी हैंड को एलिवेट किया जाता है, लेकिन ये फर्स्ट नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्लोइंग इज़ द फर्स्ट नर्सिंग। मतलब देखिए, इसमें यही कन्फ्यूजन होता है कि आपको लगेगा इसको भी करना है, इसको भी करना है, लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन में जो पूछ लिया उसी को आप लोग को आंसर देना है। यानी पूछ लिया कि फर्स्ट नर्सिंग है, सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो दूसरा है डिसकंटिन्यू IV, यानी क्या करेंगे, उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी अगर इन्फिल्ट्रेशन होता है तो सबसे पहला क्या होता है, आपको डिसकंटिन्यू कर देना है। मान लेते हैं उसका इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो जैसे जब जितने जल्दी बंद कीजिएगा तभी तो उसका फ्लूइड का लीकेज बंद होगा, नहीं तो आप कंटिन्यू किए हैं, यानी फ्लूइड अगर आप दिए जा रहे हैं और हैंड को एलिवेट कर दिए, हाथ को क्या कर दे, ऊपर उठा दिए, ऊपर उठा करके एलिवेट करवा दिए पेशेंट से, कोई बेनिफिट होगा, नहीं होगा, क्योंकि फ्लूइड तो ऑलरेडी जा ही रहा है, लीक तो कर ही रहा है। इसीलिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिसकंटिन्यू कर देना है, उस साइट को डिसकंटिन्यू कर देना है, यानी फ्लूइड को बंद करके और उसको निकाल देना है विगो को। उसके बाद क्या होता है, पहले तो डिसकंटिन्यू कर दिया, उसके नेक्स्ट वाला स्टेप डायरेक्टली ये किया जाता है, एलिवेट किया जाता है, एलिवेट द साइट। यानी पहला स्टेप तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है, अगर सपोज डेट यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ना पूछ करके, फर्स्ट नर्सिंग ना पूछ करके यहाँ पे पूछ लिया होता है यहाँ पे सेकेंड, तो आपका आंसर चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले तो हम लोग इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, लेकिन दूसरा क्या करेंगे, इसको एलिवेट कर देंगे, यानी हाथ को ऊपर करवा देंगे पेशेंट से। नेक्स्ट है तीसरा, यहाँ पे ऑप्शन C क्या बोल रहा है, अटेम्प्ट टू फ्लश द ट्यूब। क्या आपको बोलेंगे कि उसको फ्लश करेंगे ट्यूब को, नहीं, फ्लश नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लश करेंगे तो आपको जो जितना भी स्पीडली फ्लश कीजिएगा या फिर जो भी फ्लश कीजिएगा, जो फ्लूइड कहाँ जाएगा, वो भी आसपास की जो भी टिश्यू है उसमें, या फिर जो भी सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड और एकत्रित होगा, तो ये भी नहीं करना है। क्या अप्लाई करेंगे वार्म एंड मॉइस्ट कंप्रेस को। देखिए, अप्लाई किया जाता है
अप्लाई किया जाता है क्या, वार्म कंप्रेस को अप्लाई किया जाता है, ये भी किया जाता है लेकिन पहले नहीं किया जाता है। ये हम दो स्टेप आप लोग को बता चुके हैं। पहले तो उसको डिसकंटिन्यू कर देना है, दूसरा स्टेप में उसको क्या कर देना है, एलिवेट कर देना है, और तीसरा स्टेप ये करना है, ये हो जाएगा तीसरा स्टेप, वार्म कंप्रेस को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ है, मॉइस्ट नहीं होता है वार्म होता है, यहाँ पे मॉइस्ट नहीं होगा, अप्लाई करेंगे क्या, तो वार्म कंप्रेस को अप्लाई कर देंगे। तो 3 स्टेप में आप लोग को समझ में आ गया। पहले डिसकंटिन्यू कीजिए, उसको बंद कीजिए, उस साइड को वहाँ से भिगो को निकाल दीजिए। दूसरा क्या कर दीजिए, एलिवेट कर दीजिए, और वहाँ पे वार्म कंप्रेस उसके आर्म पे, यहाँ पे जो भी वो साइट है उस वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ये 3 स्टेप में आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन था, जिसका आंसर था क्या, बी। तो नेक्स्ट हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर्ड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मेडिकेशन ऑर्डर है जो कि क्या किया जाता है, इमीडिएटली, यानी जब भी बोला गया, जस्ट बोला गया, जस्ट उसको कर देना, जल्दी से जल्दी, इमीडिएटली, एंड वंस ओनली, ये चीज़ को आप पकड़िए, वंस ओनली यानी बस मात्र एक ही बार वो चीज़ लगेगा। तो उसको, उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं, क्या उसको PRN ऑर्डर बोलते हैं, क्या उसको स्टेट ऑर्डर बोलते हैं, क्या उसको सिंगल ऑर्डर बोलते हैं, क्या उसको स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। देखिए, तो पहला ऑप्शन को हम लोग देखेंगे PRN ऑर्डर। PRN ऑर्डर क्या होता है, PRN का फुल फॉर्म होता है प्रो री नाटा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है P फॉर प्रो, R फॉर री, N फॉर नाटा। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जब आप उसको ज़रूरत पड़ेगा तभी आप उसको तभी देना है, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया था। बट क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा है कि यहाँ क्या जब ज़रूरत पड़ेगा वैसा देने वाला ऑर्डर तो नहीं पूछा है। उसमें क्या पूछा है कि एक ही बार देना होता है और इमीडिएटली, यानी जल्दी से जल्दी देना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्टेट ऑर्डर, यही आपका आंसर होने वाला है। क्योंकि स्टेट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कि मात्र एक ही बार उसको लगाया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है और जल्दी लगाया जाता है। अगर स्टेट ऑर्डर का मतलब यही होता है कि आप उसको जल्दी से जल्दी लगाइए और मात्र एक ही बार लगाइए, ये नहीं कि एक बार ऑर्डर हो गया तो दोबारा वो नहीं लगेगा। एक बार मतलब वो स्टेट ऑर्डर का मतलब है सिंगल बार, एक ही डोज लगता है उसका, और जब ऑर्डर किया गया उसके जस्ट बाद लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंगल ऑर्डर। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता जो कि सिंगल ऑर्डर नाम से जाना जाए, तो ये ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑर्डर। डी ऑप्शन में क्या दिया, स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिशियन के ऑर्डर के बाद ही वो चीज़ आप करेंगे। ये एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कि ऐसा नहीं है कि हाँ फिजिशियन ऑर्डर करेगा तब आप करेंगे, ऑर्डर नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा ऑर्डर होता है क्योंकि ये इसमें बिना फिजिशियन के ऑर्डर के भी आप वो चीज़ करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि रूटीन वाइटल, क्या हो गया, रूटीन वाइटल अगर आप ले रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रूटीन वाइटल से पहले डॉक्टर के ऑर्डर मिले तभी आप वाइटल्स लें। तो क्योंकि रूटीन वाइटल्स है उसको लगाना ही है। जैसे मान लेते हैं कोई पेशेंट आया, उसको मॉनिटर से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये आपको खुद से करना पड़ता है। इसमें फिजिशियन का ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आइडियल एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ अ नीडल फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन। बोल रहा है कि कौन सा जो एंगल जो है जो कि आइडियल है किसके लिए, इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो क्या है, 10 डिग्री, जो कि आपका आंसर है। क्योंकि इंट्राडर्मल इंजेक्शन 10 to 15 डिग्री पे लगता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या है, 10 वाला। अगर यहाँ पे 15 भी होता तो आपको 10 ही करना था। तो 30 वाला नहीं होता है, 45 के लिए बोल सकते हैं, सबकुटेनियस के लिए लगता है। तो सबकुटेनियस में अगर मान लेते हैं कि अगर ओबेज है, सबकुटेनियस में भी अगर सपोजेट ओबेज है, ओबेज पेशेंट है, उसमें पूछ दिया उसका सबकुटेनियस क्या कैसे लगाएंगे, तो ओबेज वाले पेशेंट में क्या लगता है, उसका भी 90 डिग्री पे ही सबकुटेनियस लगता है। ठीक है, और एवरेज है, अगर मतलब नॉर्मल है पेशेंट है तो उसको 45 पे सबकुटेनियस लगता है। बट अगर ओबेज पेशेंट है तो आपको कितने पे जाना पड़ेगा, 90 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, 60 भी नहीं होता है। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि 10 डिग्री पे क्या लगता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगता है। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात किया जाए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रीफर्ड साइट फॉर IM इंजेक्शन इन इन्फेंट। पूरा कौन सा जो प्रीफर्ड साइट है जो कि IM इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए बेस्ट है, प्रीफर्ड है, जो कि किसमें, इन्फेंट के लिए IM इंजेक्शन जो कि इन्फेंट के लिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है डेल्टॉइड, नहीं, क्योंकि इन्फेंट में डेल्टॉइड नहीं लगा सकते हैं। रेक्टस फीमोरिस, नहीं, ये भी नहीं लगा सकते हैं। वास्टस लैटरालिस, ये आपका ऑप्शन सही है, जो कि ये इन्फेंट में ये, और ये टोडलर में भी, सिर्फ इन्फेंट ही नहीं, यहाँ पे टोडलर में भी ये चीज़ लगा सकते हैं, जो कि टोडलर में भी ये चीज़ लगाया जाता है और इन्फेंट में भी यही वाला जो यूज़ किया जाता है IM इंजेक्शन के लिए।
प्रिफर्ड साइट है ये वास्टस लेटरालिस। क्यों? क्योंकि वास्टस लेटरालिस इसीलिए है क्योंकि जो ग्लूटियल मसल जो होता है प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है। जैसे सपोज जो ग्लूटियल मसल जो होता है, ग्लूटियल जो मसल्स होता है वो क्या होता है, प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, मतलब डेवलप नहीं होता है, डेवलप उतना प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ रहता है, इसीलिए उसमें इंजरी की चांसेस ज़्यादा होती है। इसीलिए कौन सा साइट यूज किया जाता है, वास्टस लेटरालिस साइट यूज किया जाता है इन्फेंट में। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, वेंट्रोग्लूटियल। ठीक है, अगर यहीं पे अगर इन्फेंट न दे करके यहाँ पे एडल्ट दिया होता, एडल्ट दिया होता तो ऑप्शन हम लोग का चेंज हो जाता, क्या ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग चले जाते, क्योंकि एडल्ट में सबसे बेस्ट साइट होता है क्या, वेंट्रोग्लूटियल। बट यहाँ पे क्या दे दिया है, इन्फेंट दे दिया है। तो अगर आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगर एडल्ट अगर डाल दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका नया बन जाएगा। तो जो भी ऑप्शंस हैं अगर उसको ऑप्शंस को डिटेल में समझिएगा तो एक क्वेश्चन से आपको इजीली 2 से 3, 3 से 4 तक भी आपका नया क्वेश्चन निकल के सामने आ जाता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसको राउंड में घुमाया जाता है, उसको लैंग्वेज बदल देंगे या फिर कुछ उसके ऑप्शंस बदल देंगे, बट ये क्वेश्चंस वहीं रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नर्सिंग से बाहर कुछ भी चीज़ नहीं पूछी जाती है, सिलेबस लिमिटेड है, पढ़ना आप लोग को है। एक बार पढ़िएगा, कंसेप्चुअल पढ़िएगा, कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा तो ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। 1-2 क्लास में अगर समझिएगा पूरा कंसेप्ट हम ग्रैब कर लें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अगर सोचिएगा कि 1 महीने में या फिर 2 क्लास में या फिर 10 दिन में हम कुछ कर लें, कोई भी कंपटीशन निकाल लें, तो इतना भी इजी नहीं है। उसके लिए जितना भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्ट को जब समझ जाइएगा तो एक क्वेश्चन, एक एग्ज़ाम नहीं आप 50 एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है, एक एक ऑप्शंस को समझने हैं, क्या क्या ऑप्शंस में क्या है और क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ को भी समझना पड़ता है। तो 9th नंबर का हम लोग का आंसर आ गया था वास्टस लेटरालिस जो होता है, जो कि इन्फेंट में सबसे बेस्ट माना जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, व्हाट इज़ द पोजीशन फॉर द पेशेंट वाइल गिविंग द एनिमा। देखिए पोजीशन से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, 1 ना 2 क्वेश्चन, किसी किसी एग्जाम में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे, जो कि कहाँ से रहेंगे, पोजीशन से रहेंगे। तो पोजीशंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो बोल रहा है कि क्या बोला है इसमें, क्वेश्चन पूछने के लिए है कि इनिमा देने के टाइम पे कौन सा पोजीशन आप यूज करेंगे, बस कहने का सेंस इतना ही है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्या राइट लेटरल आप यूज करेंगे, नहीं। राइट लेटरल कब यूज किया जाता है, इसका ऑप्शंस में आप समझ जाइए कि लीवर बायोप्सी के बाद, आफ्टर लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी अगर हो गया, लीवर बायोप्सी के बाद आप इसको, ये वाले पोजीशन को यूज करते हैं राइट लेटरल। और ये क्यों यूज करते हैं, इसका यूज करने का एक सेंस है, एक ही मतलब है, क्योंकि क्या होता है कि ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो लीवर बायोप्सी का, लीवर किस साइड में होता है, राइट साइड में होता है, और वहाँ से अगर बायोप्सी लिए, अगर कोई भी बायोप्सी लेने के बाद उसमें निडल इंसर्ट किए हैं तो उसमें ब्लीडिंग का चांसेस ज़्यादा रहेगा, इसीलिए वहाँ पे राइट लेटरल देने से उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने की चांसेस डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए ये वाला चीज़ किस में, अगर वहीं पूछ दिया होता क्वेश्चन में कि अगर आफ्टर लीवर बायोप्सी कौन सा पोजीशन देंगे, तो आपका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है लेफ्ट लेटरल, जो कि आपका आंसर यही है, लेफ्ट लेटरल, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनिमा के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन लेफ्ट लेटरल ही होता है। इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो इसको सिम्स पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेफ्ट लेटरल ना दे करके सिम्स पोजीशन भी दिया होता तो यही आंसर हो जाता, क्योंकि उसका दूसरा नाम है। तो नेक्स्ट है फाउलर्स। फाउलर्स भी नहीं होगा। फाउलर्स किस में यूज़ करते हैं, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो हाई फाउलर्स उसको दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया होता है कि और कोई भी अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है उसको, या फिर अगर उसको COPD का पेशेंट है, कोई भी अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन दे करके बताता है कि उसमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, उसमें कौन सा पोजीशन देंगे, तो यहाँ पे आ जाता है आपका फाउलर्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तीसरा जो डी वाला ऑप्शन है, इसमें क्या बोल रहा है कि सुपाइन, सुपाइन भी नहीं देंगे। सुपाइन किस में दिया जाता है, तो सुपाइन देने का, अगर कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, कैथेटराइजेशन, ये भी एक बहुत ही बार बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि अभी हम बता रहे हैं कैथेटराइजेशन वाला। अगर पूछ रहे मेल कैथेटराइजेशन में मेनली सुपाइन पोजीशन यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर अगर कोई भी मान लेते हैं नेक वगैरह का सर्जरी हो, उसमें भी आपको कौन सा पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन ही दिया जाता है। या फिर पेशेंट के कंफर्ट के लिए भी पूछ दे, क्वेश्चन में पूछ दे कि कंफर्ट के लिए कौन सा पोजीशन देते हैं, तो भी सुपाइन ही बोलेंगे। या फिर आपको पूछ दे वाइटल्स के लिए कौन सा पोजीशन लेते हैं, वाइटल साइन अगर लेना है आपको, वाइटल साइन अगर लेना है उसमें कौन सा पोजीशन लेंगे, तभी भी सुपाइन ही लेंगे। तो
हमने चारों क्वेश्चन डील किया, इसमें से 4 से 8 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से निकल के आ गया। राइट लेटरल वाले में हमने बता दिया लीवर बायोप्सी के बाद। लेफ्ट लेटरल को सिम्स पोजिशन भी बोलते हैं, इसको कब यूज करते हैं तो इनिमा के टाइम पे यूज करते हैं। फाउलर्स वाले या फिर हाई फाउलर्स कब यूज करते हैं, जब कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है उसको। तो सुपाइन पोजिशन के लिए बता दिए, मेल कैथेटराइजेशन में यूज करते हैं, वाइटल्स के लिए यूज करते हैं, कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं, और कोई भी अगर नेक का सर्जरी हो रहा है उसमें, या फिर कोई भी अगर एब्डोमिनल मतलब एंटीरियर पार्ट का कोई भी सर्जरी हो रहा है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सामने निकल के आ गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमने आप लोगों को बोला था कि अभी जो एक आध ठो इमेज हम आप लोगों को दिखा देते हैं जो कि उसका डिस्कस पीछे वाले क्वेश्चन में हुआ था, तो उसको एक बार आप लोग समझ लीजिए। जैसे हमने क्या बताया था, अगर पेन को एसेस करना होता है तो मेनली 2 स्केल यूज किया जाता है, जो ज़्यादातर यूज होता है ये, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, पहला हो जाएगा आपका न्यूमेरिक रेटिंग स्केल। इसमें देखिए 0 पे क्या बता रखा है, नो पेन। अगर पेन नहीं है तो उसको 0 रेटिंग दे देंगे न्यूमेरिक रेटिंग स्केल में। और उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो 1 2 3 4। और मॉडरेट वाला है, मॉडरेट यानी मॉडरेट टाइप का पेन है तो उसको 5 उसको रेटिंग करते हैं। अगर वर्स्ट है, सीवियर है, वर्स्ट पॉसिबल पेन है, इससे ज़्यादा पेन हो ही नहीं सकता, यानी सबसे ज़्यादा पेन है तो उसको अब ये इसका रेटिंग कितना करेंगे, 10 करेंगे। नेक्स्ट वाला एक ये भी एक स्केल होता है जो कि किस चीज़ के लिए स्केल है, दोनों ये पेन को असेसमेंट के लिए, ये दोनों स्केल का है के लिए, पेन असेसमेंट के लिए, पेन असेसमेंट के लिए, जो कि अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में आया था ना एक क्वेश्चन ऑप्शन में कि क्या पेन असेसमेंट के लिए करेंगे, जो कि क्या था, स्किन टर्गर वाला पूछ रखा था। तो उसमें एक पेन वाला ऑप्शन था, तो पेन वाले ऑप्शन में यही होता है कि 2 ही उसमें मेनली बेसिकली यूज किया जाता है, कौन सा, न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, और दूसरा वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। उसमें क्या होता है, देखिए ये मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा भी नहीं रहा तो फिर भी एक नॉर्मल है, उसको कोई भी पेन नहीं हो रहा तो उसको नो हार्ट, कोई भी हार्ट नहीं हो रहा, कोई भी तकलीफ नहीं है तो उसको क्या दे देंगे, 0। हार्ट हो रहा है उसको बट लिटिल बिट, यहाँ पे क्या दे रखा है, लिटिल बिट हो रहा है तो हल्का सा मुंह को इधर उधर घुमाया रखा है तो इसको 2 हो जाएगा। ये वाला जो 2 के बाद डायरेक्टली क्या होगा, 4। हार्ट लिटिल मोर यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो इसको 4 दे देंगे। इसको जो है हार्ट इवन मोर यानी इससे ज़्यादा होगा तो इसको 6 दे देंगे। और ये है इसका हार्ट क्या हो रहा है, उससे जी ज़्यादा हो रहा है, यानी हार्ट होल लॉट मतलब ज़्यादा हो रहा है। और जो 10th नंबर वाला है उसका क्या है, 10th मार्क्स इसको देंगे, 10th मार्क्स देंगे आपको। जो हार्ट वॉश मतलब सबसे ज़्यादा हार्ट हो रहा है उसको क्या हो रहा है, इवन उसको आँख से आंसू भी आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से आँख से रो भी रहा है, तो उसको क्या दे देंगे, उसका रेटिंग 10 दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया पेन असेसमेंट के लिए ये चीज़। और नेक्स्ट हम लोग का एक क्वेश्चन आया था, ये वाला चीज़ अभी आप लोग को समझा भी दिए थे, एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज होता है, हर जगह यूज होगा, हर एग्जाम में आपका ये कॉन्सेप्ट मिलेगा ही, 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़े रहिएगा तो ईजिली उसको कर पाइएगा। तो हमने 3 फ्लूइड के बारे में बेसिकली बात किया था, क्या क्या था, एक आइसोटोनिक था, ये वाला एक आइसोटोनिक, एक हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक, ठीक है। तो आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक, आइसो का नाम से क्लियर है क्या है, सेम है, स्ट्रेंथ भी उसका क्या है, टोनिक मतलब स्ट्रेंथ यानी सेम स्ट्रेंथ का, यानी जो भी आपका जो बॉडी का जो सेल्स का फ्लूइड है, प्लाज्मा फ्लूइड है, जो कि उसका जितना रहेगा स्ट्रेंथ सेम उतना ही रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलेंगे। आइसोटोनिक फ्लूइड का एग्जांपल भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या था, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपर का मतलब जस्ट मान लीजिए क्या क्या है, मोर है, और टोनिक मतलब स्ट्रेंथ, टोनिक मतलब स्ट्रेंथ, बस इसको जानना क्या है, आइसो, हाइपर, हाइपो। तो हाइपर में हम लोग आप लोग को क्या बताए थे, हाइपर में क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक में उसमें हाइपर का क्या मतलब है, सिर्फ उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ज़्यादा होता है। हाइपर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर समझिए, ये नहीं कि हाइपर का मतलब यहाँ पे हमने आपको बताया भी था इसका अंडरलाइन करके, हाइपर का मतलब ये मत समझ लीजिए कि यहाँ फ्लूइड ज़्यादा, नहीं, फ्लूइड इसमें कम ही है, H2O का लेवल क्या है, कम ही है, बट हाइपर का यहाँ पे इसीलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे हाइपर यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब लेस। हाइपो मतलब लेस का मतलब ये नहीं है कि उसमें पानी कम है, पानी इसमें ज़्यादा है बट कम क्या है, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर लो है उसका, इसीलिए यहाँ पे हाइपो यूज हुआ है। ये 3 कंसेप्ट, ये वाला तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आइसो मतलब सेम याद कर लीजिएगा तब सबको समझ में आ जाएगा, मतलब वो बराबर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और दिक्कत सोचना यही है कि हाइपर और हाइपोटोनिक। हाइपर मतलब आपको ये समझना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें ज़्यादा है बट पानी की मात्रा इसमें कम है। और हाइपो मतलब क्या है, पानी ज़्यादा है बट ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें क्या है, कम है, बस इतना समझना है। नेक्स्ट इसमें और हम लोग नीचे भी देख लीजिए, इसमें और डिटेल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या बता रखा है,
ये जो छोटा छोटा गोला जो है यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये वाला जो बड़ा बड़ा गोला है वो क्या है, ये सोलवेंट है, ये वाला सॉल्यूट है, ये वाला सॉल्यूट है, ठीक है। सोलवेंट यानी जो घुलाता है, जो सॉल्यूट जो उसमें घुलता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आइसोटोनिक में दोनों लगभग बराबर ही हैं, सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं क्या था, जो जैसे कि सोलवेंट, इसमें क्या था, सोलवेंट जो है ये मोर सॉल्यूट ज़्यादा है और लेस सोलवेंट है, सोलवेंट इसमें कम है बट सॉल्यूट ज़्यादा है। तो सोलवेंट क्या है, सोलवेंट यानी उसमें पानी, हम आपको क्या घुलाता कौन है, घुलाने वाला कौन होता है उसमें, पानी घुलाने वाला किस में घुलाया जाता है, अगर मतलब पानी होता है उस सपोज दैट वाटर जिसमें है उसी में ना आप कोई चीज़ मिक्स करते हैं, घुलाते हैं, तो वो क्या होता है, यानी सॉल्यूट ही कम है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, लेस सोलवेंट क्या है, कम है, सोलवेंट कम है यानी पानी कम है इसमें, सॉल्यूट यानी जो घुलने वाला जो चीज़ है वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या है, पानी कम है लेकिन जो उसमें घुलने वाला जो चीज़ है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो, पानी यहाँ पे जब कम रहेगा तो ये क्या करेगा, पानी का डिमांड करेगा, डिमांड कौन पूरा करेगा, सेल पूरा करेगा, तो इसका पानी इसमें आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये कंसेप्ट। सोलवेंट यानी घुलाने वाला कम है, यानी पानी इसमें कम है, और सॉल्यूट यानी जो चीज़ घुलने वाला है वो चीज़ ज़्यादा है। क्लियर होगा। हाइपोटोनिक भी ऐसा ही कंसेप्ट लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा। हाइपोटोनिक में क्या है कि आप इसका सोलवेंट जो है, सोलवेंट तो ज़्यादा है यानी पानी इसमें ज़्यादा है, बट सॉल्यूट जो घुलने वाली चीज़ें हैं वो चीज़ कम है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा है तो इसका पानी किधर जाएगा, इसका पानी बाहर जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा। नेक्स्ट है स्किन टर्गर वाला, भी आप लोग को हम बताए थे। स्किन टर्गर देख रहे हैं, पिंच किया है, पिंच करके छोड़ रहा है तो इसको रिवर्ट बैक होने में टाइम लग रहा है। तो ये है आपका स्किन टर्गर जो कि हाइड्रेशन लेवल को चेक करता है। और जो भी लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, मौसमी का भी सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं, वो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। बट अभी फोकस है वन लाइनर क्वेश्चंस आपको केजीएम में ज़्यादा देखने के मिलेंगे, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चंस को भी फोकस करना पड़ेगा। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।